हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AKY स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10 संपूर्ण गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्न मैं आप लोगों के बीच में लाया हूँ, बोर्ड द्वारा पूछे गए विगत 5 वर्षों में जितने भी बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का गहन विश्लेषण करने के बाद मैं आप लोगों के बीच में ये मॉडल पेपर तैयार करके लेकर आया हूँ। मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो 1 मार्च को बोर्ड का एग्ज़ाम है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इतने दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमने इतना गहन अध्ययन करने के बाद यह मॉडल पेपर तैयार किया है। अंक बदल सकते हैं क्वेश्चनों के, लेकिन हमारे जो जिस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं आज की वीडियो में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लगभग इस वीडियो से 60 प्लस नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कलम और कॉपी लेकर हमारे साथ अभ्यास करना पड़ेगा। उन सभी प्रश्नों को आप नोट करते हुए जाएंगे जिनका हम आप लोगों को सल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, जो आपके 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, P के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py + 16 = 0 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। इससे 3 प्रकार के सवाल बन सकते हैं। एक तो समपाती रेखाएं कब होती हैं, समांतर रेखाएं कब होती हैं और प्रतिच्छेदित रेखाएं कब होती हैं। तो जब आपका A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है, तब रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। समपाती होती हैं। जब आपका A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो उस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदित होती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं जब आपका A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या कह रहा है? रेखाएं कैसी हैं? समपाती। समपाती के लिए कंडीशन क्या है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो यहाँ से A1 का मान निकाल दें। A1 का मान आपका 3 है और A2 का मान क्या है? 6 है। उसके बाद आपका B1 का मान क्या है? B1 का मान है -1 और B2 का मान क्या है आपका? -p। उसी प्रकार से आते हैं, C1 का मान आपका है 8 और C2 का मान क्या है आपका? 16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 बटा 6 बराबर हो जाएगा -1 बटा p। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा p बराबर 2 एक कम 2। p के किस मान के लिए आपका रेखाएं समपाती हो जाएंगी? p बराबर 2 के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो आप ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा, कब रेखाएं समपाती होंगी, कब रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, कब रेखाएं समांतर होंगी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि 3x + 2py - 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो p का मान अज्ञात कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने पहला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का था, उसमें समपाती रेखाएं पूछा था, इसमें समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं की कंडीशन क्या है? A1 बटा में A2 बराबर होता है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं होता है C1 बटा C2 के लिए। तब इससे हम निकाल लेते हैं। A1 का मान आपका दिया गया है 3 और A2 का मान दिया गया है 2, बराबर होगा, और आपका B1 का मान दिया गया है कितना? 2p। उसी प्रकार से और B2 का मान दिया गया है 5। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 तिहाई 15 होता है, बराबर 2 दूना 4p, और यहाँ से p बराबर आपका निकल के आएगा 15 बटा में 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 15 बटा
4। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी क्या होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमारा ये x1 x दिया है, y1 y दिया है, x2 - x दिया गया है और y2 - y दिया गया है। तो इस फार्मूले पर हम रख लेते हैं, -x हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -y का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा -x और -x जुड़ेगा तो कितना होगा, -2x का होल स्क्वायर प्लस -2y का होल स्क्वायर। जब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, -2 का वर्ग क्या होता है, 4, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब दोनों में 4 क्या हो रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 4 का वर्गमूल, 4 को बाहर निकाल लेते हैं, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपका इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का आंसर क्या आ गया, 2 इंटू कणी के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, यदि साइन a प्लस बी बराबर कणी में 3/2 और कास a माइनस बी बराबर कणी में 3/2 हो तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, लिखा गया है साइन a प्लस बी बराबर दिया गया कितना, कणी में 3/2 और कास a माइनस बी बराबर दिया गया कणी में 3/2। लिखेंगे साइन a प्लस बी बराबर, ये किसका मान है, साइन 60 का मान है, यानी कणी में 3/2 किसका मान है, साइन 60 का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर आपका निकल के आएगा 60 डिग्री। इसको समीकरण आप 1 बना दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको आप सॉल्व करेंगे तो कास a माइनस बी बराबर, ये कास किसका मान है, कास 30 का मान है, कास 30 डिग्री, कास से कास कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी बराबर निकल के आया 30 डिग्री। ये समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 जब जोड़ेंगे तो आपका आएगा a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, b कैंसिल हो जाएगा और a कितना होगा, 2a बराबर 60 और 30 कितना होगा, 90। तो यहाँ से a बराबर निकल के आएगा 90/2, यानी a का मान कितना आ गया, 45। a का मान 45, तो a का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, a का मान आपका आया 45, 45 प्लस b बराबर 60 हो जाएगा और b बराबर आपके निकल के आएगा 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री। तो आपका कौन सा ऑप्शन तो सही होगा, a का मान 45 और b का मान 15। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है। तो x1 का हमारा मान दिया गया -2, तो यहाँ पे -2 रख लेंगे और x2 का मान भी कितना दिया गया, -2,
बटे में क्या हो जाएगा 2 कामा y1 का मान दिया गया है 6 प्लस 10 बटे में क्या होगा 2 हो जाएगा। -2 और -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -4 बटा में 2 और ये 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 16 बटे में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये 2 8 16 यानी निर्देशांक क्या आ गया -2, 8। कौन सा आपका आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी बेलन जो ये मान लीजिए ये आपका बेलन है, बेलन का आधार एक वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर आपका कितना दिया गया है 9 पाई, तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर होगा √9। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो बहुलक होगा। ये बोर्ड की परीक्षा में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक माध्यिका और माध्य में क्या संबंध होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब जो जो दिया है आप यहाँ पे रख लीजिए वैल्यू। 3 गुणे माध्यिका कितना दिया गया है 21 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया गया है 20.5। अब इसका गुणा कर लीजिए, 21 का 3 में गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा, माइनस अब 20 दूना 40 और 10.5 गुणे 10 2 बार करेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा 41 आ जाएगा। 63 में से 41 को घटाएंगे तो कितना आएगा 22 आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी 22। ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। या डायरेक्ट आपको ये पूछा जा सकता है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए घटना घटित होने तथा घटना घटित न होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। तो 1 के बराबर इसमें देख लीजिए, ये 1 ये हो सकती है, ये 1 से छोटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है 3 से 4 में भाग करेंगे यानी 1 से अधिक हो गया, तो ये आपका नहीं हो सकता है। तो आप लोग नोट पॉइंट कर रहिएगा, किसी भी घटना घटित होने तथा न होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यक -3 और 4 हैं। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस यानी शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अब इसी पर रख लीजिए, आपका अल्फा का मान -3 है और बीटा का मान 4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये -3 प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का मान -3, तो यहाँ पे -3 रख लीजिए और बीटा का मान क्या है 4 है, तो इसका गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स ही होगा, माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4 × 12। तो आपका जो द्विघात बहुपद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो के का मान अज्ञात कीजिए। आप लोग भी क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। आप लोग भी देखिए कितने क्वेश्चनों को आप लोग भी सॉल्व कर पाते हैं। तो ये हमारा सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के एक्स और -6 बराबर 0, जिसका एक मूल दे दिया गया है -2। हमसे के का मान पूछा है, तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ से निकालते हैं, अल्फा का मान हमारा दिया गया है -2 अब प्लस बीटा का मान हमें नहीं पता है, बीटा का मान हमको निकालना है। और यहाँ पे -b का गुणांक क्या होगा के, तो यानी -k बटा में a का गुणांक क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो -2 प्लस बीटा बराबर -k आ जाएगा। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि मूलों का जो गुणनफल होता है अर्थात शून्यांकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान कितना दिया गया है -2 है, बीटा का मान हमें नहीं पता है, c का मान दिया गया है -6 और a का मान दिया गया है 1। तो -2 बीटा बराबर -6 हो जाएगा। यहाँ से बीटा बराबर निकल के आएगा -6 बटा में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, यानी बीटा का मान कितना आ गया 3 आ गया। और अब बीटा का मान समीकरण किस में रख देंगे 1 में रख देंगे। तो यानी लिखेंगे बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा -2 प्लस बीटा का मान कितना आया है 3 आया है बराबर -k। 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बराबर -k और k बराबर आ जाएगा -1, यानी k का मान आपका कौन सा आ जाएगा -1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई अज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, अर्थात ये 2a होगा 2a, इसको मान लेते हैं ABC। अब हमको शीर्ष लंब की लंबाई हम a से क्या करते हैं बिंदु यानी a से BC पर लंब खींच देते हैं, यानी लंब D, यानी AD जो है आपका वो क्या है BC पर लंब है। इसकी हमको लंबाई अज्ञात करनी है। तो हमको पता है कि सभी भुजाएं बराबर है और लंब क्या करता है दो सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये 2a है, तो ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। पाइथागोरस प्रमेय से आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी आपका कर्ण कितना दिया गया है 2a का स्क्वायर बराबर लंब हमको अज्ञात करना है, लंब हमारा क्या है AD है, AD का वर्ग धन आधार क्या हमारा a है, तो a का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग क्या होता है 4a स्क्वायर बराबर AD का वर्ग प्लस a स्क्वायर, प्लस इधर है तो इसको माइनस पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD का वर्ग हो जाएगा। अब 4a में से a स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा 3a स्क्वायर बराबर AD का वर्ग। AD बराबर आपका निकल के आ जाएगा AD बराबर √3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो a आ जाएगा, तो यानी AD आ जाएगा कितना कणी में 3 इंटू a हमारा क्या होगा शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी। शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी कणी में 3 इंटू a। कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। tan थीटा बराबर 2ab बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो हमको जो दिया लिख लीजिए tan थीटा बराबर दिया गया है 2ab
बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज हमारा है ये थीटा के सामने की भुजा लंब, और लंब कितना दिया गया है 2AB, और आधार कितना दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से यानी AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग हो जाएगा। तो AB का वर्ग कितना दिया, AB दिया गया आपका 2AB, तो इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस BC का वर्ग कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको विस्तार कर लेते हैं। तो 2AB का होल स्क्वायर क्या होगा, 4A स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस इसका विस्तार करेंगे तो क्या होगा, A पर 4 घात प्लस B पर 4 घात माइनस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाइए, ये माइनस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये 4A स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये यहाँ पे आएगा A पर 4 घात प्लस B पे 4 घात प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा AC स्क्वायर बराबर, तो AC स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब AC का अब वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे आएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। AC यानी हमारा जो कोण आ गया कितना आ गया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा किसका मान है, काश थीटा का। तो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। क्या होता है, यानी आधार बटा कोण होता है। तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा A स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, और कोण कितना आया है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए पासे पर टोटल कितने नंबर अंकित होते हैं, 6 नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर ये अंकित होते हैं। तो कह रहा है कि एक बार अगर पासे को फेंका जाए तो क्या प्रायिकता होगी कि वो अभाज्य संख्या ही आएगी। तो अभाज्य संख्या पहले काउंट कर लीजिए, टोटल कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 3, यानी 2 3 और 5 टोटल अभाज्य संख्या कितनी है, 3 है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति बटा में अनुकूल परिस्थिति बटा में कुल परिस्थिति ये ना होता है। अनुकूल परिस्थिति हमारे पास टोटल कितनी परिस्थितियां हैं, 3 परिस्थितियां हैं, और टोटल कितना परिस्थितियां हैं, तो टोटल 6 हैं। तो बटा 6 हो जाएगा, 3 1 कम 3 3 दूना 6, यानी प्रायिकता हमारी क्या आ जाएगी 1/2। यानी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, यानी अनुकूल परिस्थितियां हमारे पास कुल कितनी परिस्थितियां हैं अभाज्य संख्याओं के लिए, तो टोटल कितनी है 3 परिस्थितियां हैं, और टोटल कुल परिस्थितियां कितनी है 6 हैं। तो यानी 3/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि 150 बटा में 225 का सरलतम रूप होगा। सरलतम रूप का है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 150 बटा में 225, 25 से काटिए, 25 छका 150, 25 नवा 225। अभी ये देखिए कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, यानी सरलतम रूप क्या आ जाएगा 2/3। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 2/3। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि 15 18 24 का लसा क्या होगा। तो 15 18 और 24 का हमको क्या करना है, लसा निकालना है। तो लसा निकाल लीजिए, 2 से काटेंगे 15 नहीं कटेगा, 2 से 18 9 बार में, 2 से 24
12 बार में। अभी 2 से कटने वाले हैं, 15, 9 और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6 कट जाएगा। अब किससे कटेगा 3 से, 3 पछे 15, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। अब इसको 3 से काट लीजिए, 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1, 5 से काट लीजिए। अब इनका गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, त्रिके 24, 24 नहीं 72, पछे कितना होता है 360, यानी हमारा एलसीएम कितना आएगा 360 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु एम -3, 4 है कि मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0 0, तो यानी -3 दिया है और 4 दिया है, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो इससे दूरी पूछा है, तो हम दोनों के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, कणी के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तब ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, रख लीजिए। 0 माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, 16 9 कितना आता है, कणी में 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 मात्रक, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या होगी 5 मात्रक। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यानी जो दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो वर्गों के बराबर हम मान लेते हैं, भुजा पहले की d1/d2 है, इन जो होगा इनके वर्गों के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल दे दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 81/121 बराबर d1/d2 हमको निकालना है। ये वर्ग है तो वर्गमूल ले लेंगे, अब दोनों वर्गमूल लेने पर जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, यानी आपका d1/d2 आ जाएगा 9/11, तो अनुपात क्या आया 9:11। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, जब भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 3, 6, 4 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में क्या होगा, कुल संख्या होगी, कुल संख्या होगी। तो कुल संख्याओं का योग निकाल लीजिए। समांतर माध्य आपका कितना दिया है 5, बराबर हो जाएगा 3 + 6 + 4 + x बटे में कितनी संख्या है 1 2 3 4, टोटल 4 संख्याएं। 4 का गुणा करेंगे 5 में, 4 × 5 = 20 बराबर हो जाएगा 6 4 10 3 13, 13 + x। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, 20 - 13 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी है, 20 में से 13 जा 7, तो यानी x का मान कितना आ गया 7। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 × πr²। थीटा का मान कितना दिया गया है
60 डिग्री, और 360 हो जाएगा गुणे पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान दिया गया है कितना 6 × 6। अब इसको काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो यानी 22/7 गुणे 6, लेकिन सभी आंसर किस में दिए गए हैं, पाई में। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7, 22/7 को हटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो हमसे सभी ऑप्शन पाई में दिया गया है, तो पाई का मान आप न रखिए यहाँ पे, यानी आपका आंसर आ जाएगा 6 पाई। बस आपको फार्मूला याद रखना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360 × पाई आर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है बहुविकल्पी प्रश्नों का अंतिम क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 45 बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे रख लीजिए इसमें। तो 2 × tan 45 का मान है 1 का वर्ग + 1 + 1 का वर्ग कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 का 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 1 का वर्ग 1 1 + 1, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 1 + 1 बराबर 2। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के सही उत्तर आपने उन लोगों ने दिया है, आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, जो 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए कलम और काफ़ी लेकर, और वीडियो को और अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी लोग, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, जो आपकी 1 मार्च को होने वाली परीक्षा है उसमें 100% अंक प्राप्त कर सकें। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आएगा, इतना मैं आप लोगों को दावा के साथ कह सकता हूँ। लघुत्तरी प्रश्न के जो प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, इनका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 + कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो आपका सिद्ध करने के लिए आएगा कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों को आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन पूछा है, सिद्ध कीजिए कि 5 + कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आइए किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया कि कह रहा है कि 5 + कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विपरीत मानेंगे। हम मानेंगे कि माना 5 + कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या है तो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको लिखेंगे 5 + कड़ी में 3 बराबर a/b, जहाँ ए व बी सअभाज्य संख्याएं। कैसी हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका मौसक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। तब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 + कड़ी में 3 बराबर a/b, ये +5 है उधर भेज देते हैं, तो ये कड़ी में 3 बराबर आ जाएगा a/b - 5। एलसीएम लेंगे तो कड़ी में 3 बराबर आ जाएगा, एलसीएम 20, b आ जाएगा, b और 1 का b, तो यहाँ b से b में भाग करेंगे तो एक बार, 1 का गुणा 1 में a में करेंगे तो 1, माइनस a से 1 से b में भाग करेंगे तो b बार जाएगा, b का गुणा -5 में करेंगे तो -5 भी हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a, b और 5 क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए a - 5b/b एक परिमेय संख्या है, जबकि
कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है। अतः 5 प्लस कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा कि 5 प्लस कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको एक बार आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहले का ख, बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, कणी के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका दूरी दे दिया गया 10 मात्रक, यहाँ पे 10 बराबर रख लीजिए। x2 का मान दिया गया 10 माइनस x1 का मान दिया गया 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 का मान दिया गया 3 और y1 का मान दिया गया y का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब कणी को हटा दीजिए। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, इधर कणी हट जाएगी और 10 में से 2 जाएगा तो 8 का वर्ग क्या होता है 64 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 बराबर 3 माइनस y का होल स्क्वायर। 100 में से 64 जाएगा तो जाएगा 36 बराबर इसका। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का वर्ग 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 3 6y हो जाएगा। अब इस 36 को इधर पक्षांतर कर लीजिए तो आएगा आपका वाई स्क्वायर यहाँ पे 6y हो जाएगा, और ये प्लस 9 ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर 0, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y और 36 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 27 आएगा, बराबर 0। अब इसका दीर्घात समीकरण हल करना है तो 27 से कम 27 गुणा करने पर, यानी 27 का ऐसा गुणनखंड करें गुणा करने पर 27 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 9 आ जाए, 9 और जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर में 0। तो y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 9 आ जाएगा बराबर 0। तो y माइनस 9 और y प्लस 3 बराबर में 0, तो y माइनस 9 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 9। इसको करेंगे तो y प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 3, यानी y का मान या तो 9 आए या तो माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, यही दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। क्या समझ में है? अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहले का ग, x के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी में जो के लिए कंडीशन क्या होती है, यानी दूसरे पद में से अगर पहला पद माइनस तीसरे पद में से दूसरा पद अगर माइनस करने पर बराबर आते हैं, इनके अंतर समान आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, समांतर श्रेणी कहलाएंगे। तो इसको
T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दोनों का अगर अंतर समान आता है तो ये समांतर श्रेणी में होते हैं, तो यहाँ पे रख लीजिए। तो दूसरा पद हमारा क्या है, x प्लस 8, तो यहाँ x प्लस 8, और पहला पद क्या है, 2x है, तो 2x हो जाएगा बराबर, तीसरा पद दिया गया है 3x प्लस 1, और दूसरा पद दिया गया है x प्लस 8। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x में से x चला जाएगा तो माइनस x बचेगा प्लस 8, बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1, अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस x माइनस 8, ये माइनस x प्लस 8 हो गया बराबर 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा, माइनस 8 में प्लस 1 करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 7। चर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ कर लेंगे, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2x प्लस 1 बराबर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 7, तो 2x प्लस 1 मिलके हो जाएगा 3x बराबर 8 7 15, x बराबर आ जाएगा 15/3, 3 पछे 15, यानी x के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे, तो x बराबर 5, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहले का घ, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा गया है tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री। आपको पता होगा कि काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे, tan 2a बराबर इसको लिखेंगे tan 90 माइनस a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो tan से tan कट जाएगा, 2a बराबर आएगा 90 माइनस a माइनस 18। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस a प्लस 18, 2a ये माइनस a इधर आएगा तो प्लस a हो जाएगा बराबर 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। 2a और a मिलेंगे तो कितना होगा, 3a बराबर 108, तो a बराबर आ जाएगा 108 बटे में 3, 3 से काटेंगे 3 त्रिके 9 और 3 छक 18, यानी a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का अंग, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक क्या होगा, यानी हमको माध्यिका ज्ञात करना है। तो ये दो वर्ग, एक वर्ग अंतराल दिया है, एक बारंबारता है दिया गया, इसमें एक और हमको कॉलम बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता की। वर्ग अंतराल और ये बारंबारता आपका हो जाएगा बारंबारता, एक और जो कॉलम होगा आपका संचयी बारंबारता की होगी, किसकी, संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया गया है। 0 से 10 के बीच कितना है, 5 बारंबारता, 10 से 20 के बीच में कितना है, 10, और 20 से 30 में 15, और 30 से 40 में 23, और 40 से 50 में 7। संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, इनको जोड़ा जाता है, बारंबारता को ही जोड़ेंगे तो संचयी बारंबारता निकलेगी। तो ये 5 आया, 5, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 15 जोड़ेंगे 30, 30 में 23 जोड़ेंगे 53, 53 में 7 जोड़ेंगे तो 60, यानी हमारा n का मान कितना आ गया, 60 आ गया। अब जैसे ही n का मान आता है तो n/2 निकालेंगे, तो n/2 होगा, यानी 60/2, 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, 30। अब 30 हमारा जो होगा ये माध्यक आएगा, माध्यक का श्रेणी बताएगा, तो माध्यक 30 किस में आएगा, संचयी बारंबारता में, इसमें आएगा। तो इसके सामने वाला हमारा ये क्या कहलाता है, एफ कहलाता है, और उसके ऊपर वाला क्या होता है, CF कहलाता है, और ये हमारा L का मान कहलाता है।
तो माध्यक का फार्मूला होता है, यानी माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा में एफ इंटू एच। एच हमारा ये ऊंचाई है, ये हमारा एल हो गया। ऊंचाई क्या होगी, इन बहुलक यानी दोनों वर्ग अंतरालों में इनकी उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के बीच में अंतर। ठीक है, तो इस पर आप फार्मूले पर रख लीजिए। तो फार्मूला आपका क्या है, एल बराबर कितना है 20 है, 20 रख लीजिए, प्लस n/2 का मान कितना है 30 है, 30 रख लीजिए। सी एफ का मान कितना है 15 है, 15 रख लीजिए। बटे में कितना है, एफ का मान कितना है 15 है, 15 रख लीजिए। गुणे एच कितना है, 30 में से 20 जाएगा तो 10, यानी 10 आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी 20 प्लस 30 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 बटा में 15 गुणे 10, 15 से 15 का एक बार में, अभी 10 से कम 10, यानी इसको जोड़ेंगे तो 20 प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 30, यानी हमारा जो माध्यिका आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। एक बार पुनः इस सवाल को देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या वर्ग अंतराल दिया गया था, बारंबारता दी गई है, एक संचयी बारंबारता यानी बारंबारता को जोड़ कर निकाली जाती है। उसके बाद हमारा जो कितना आया n बराबर 60 आया, 60 के बाद n/2 निकालते हैं 30, 30 किस में आएगा, संचयी बारंबारता के किस वर्ग अंतराल में आएगा, यानी इसमें 30 आएगा। तो 30 के सामने वाला जो हमारा एफ का मान होता है, 30 के ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता होता है यानी सी एफ होता है, और हमारा ये ये एल का मान निम्नतम सीमा और दोनों के बीच में अंतर ऊंचाई होती है। फार्मूला माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच होता है। ठीक है, आप इस पर सॉल्व रख के सॉल्व कर सकते हैं। ये सतही क्वेश्चन जरूर आपकी बोर्ड की परीक्षा में माध्यिका से रिलेटेड आएगा। अब आपका अगला सवाल है, बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अज्ञात कीजिए। अब इसका हमको निर्देशांक अज्ञात करना है। मान लीजिए ये ए है, ए के निर्देशांक कितना दिया गया है, ए के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -3 और बी के निर्देशांक कितना दिया गया है -4, 6। कह रहा है कोई बिंदु है, इसको 1:2 में विभाजित कर रही है, तो इस बिंदु P का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं इसके निर्देशांक x, y हैं। तो अंतः विभाजन के लिए फार्मूला क्या होता है, अंतः विभाजन बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, अब बाकी सबका मान दिया गया है, ये आप यहाँ से हल कर लीजिए। x बराबर यहाँ से x का निर्देशांक क्या आ जाएगा, तो x के निर्देशांक आए जाएंगे, इसमें रख लीजिए आप। x के निर्देशांक के लिए m1 का मान दिया है आपका 1, x2 का मान दिया गया आपका -4, तो यहाँ पे -4 रख लीजिए। यहाँ पे प्लस m2 का मान दिया है 2 और x1 का मान दिया गया है 2। ठीक, बटे में आपका हो जाएगा m1 1 प्लस m2 2। y के लिए निकाल लीजिए, y के लिए m1 का मान 1 दिया गया है, y2 दिया गया है आपका 6 प्लस m2 का मान दिया गया है 2 गुणे y1 का मान दिया गया -3 बटे में m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 कम 4 -4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 बटे में 2 1 3। y के लिए आपका आ जाएगा 6 कम 6 प्लस माइनस 2 3 6 बटे में 3। 4 में से 4 जाएगा तो 0, 0 बटा में 3
कामा ये 6 में से 6 जाए 0, 0/3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0 और y की वैल्यू भी कितनी आ जाए 0, यानी जो p के निर्देशांक होंगे, p के निर्देशांक बराबर 0,0। अब आते हैं 4 नंबर वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड की परीक्षा में, उन प्रश्नों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 2 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व किया, अब हम आते हैं 4 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरा का क है, पूछ रहा है प्रश्न 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो संख्या क्या होगी। सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी 2 अंकों की संख्या बनती है तो उसमें इकाई और दहाई अंक होते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे क्या, माना दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा x, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर y। तो हमारी संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी दहाई का में 10 से गुणा करते हैं, इकाई में 1 से गुणा करते हैं, तो संख्या हमारी बन जाएगी 10x + y, ठीक है। इतना तक समझ में आया। अब कह रहा है कि जो यानी दहाई और इकाई से संख्या का अंकों का जो योग है वो कितना है 9 है। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार कह रहा है कि संख्याओं का जो योग है x + y बराबर 9, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब आगे हमारा कह रहा है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारी ये संख्या बनी है, संख्या की हमारी है 10x + y। अब कह रहा है कि इनके अंकों को उलट दिया जाए, अब उलटा जाएगा तो 10y + x। अब ये जो संख्या बनी है इस मूल संख्या से कितनी अधिक हो गई, 27 अधिक हो गई। अब ये मान लीजिए अब दोनों बराबर करना है, तो इसमें से या तो 27 घटा दें या इसमें 27 जोड़ देते हैं। तो इसमें हम इनको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नई संख्या उसमें से 27 घटा देते हैं, तो ये पुरानी संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब x और y को एक तरफ लेकर चले आइए, 10x + y, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10y - x बराबर में -27, ठीक है। अब 10x में से x चला जाएगा तो 9x, और यहाँ पे 10y में से y चला जाएगा तो ये -9y बराबर में -27। इतना तक समझ में आया। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, x - y बराबर क्या होगा -27, और ये 9 गुणे में उधर जाएगा तो भागे में 9 3 27, यानी x - y बराबर -3। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से। x + y बराबर 9 दिया है, यहाँ पे x - y बराबर -3 दिया गया है। यहाँ पे x का गुणांक 1 है और y का गुणांक भी 1 है। दूसरे वाले समीकरण में भी x का गुणांक 1 है और y का गुणांक -1 है। क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी x + y बराबर 9 और x - y बराबर हो जाएगा आपका -3। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2x आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। x बराबर आपका आ जाएगा 6/2, 2 3 6। x का मान कितना आ गया 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है आपका, x + y बराबर 9, तो x का मान कितना है 3 + y बराबर 9, तो y बराबर यहाँ से निकल के आएगा, y बराबर आएगा 9 - 3, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6। y का मान कितना आ गया 6। अब हमसे संख्या पूछा है, संख्या हमारी क्या थी, संख्या बराबर 10x + y, यही संख्या बनी थी ना। x का मान यहाँ पे रख लीजिए,
10 गुणे x का मान कितना आया 3 प्लस y का मान कितना आया 6, 10 3 30, 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। यानी हमारी जो संख्या थी वो क्या थी 36 थी। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ख कह रहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए के निर्देशांक जो दिए गए हैं -6, 10 और बी के निर्देशांक दिए गए 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको हम देखिए, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। पहले ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। ए के निर्देशांक आपको दिए गए हैं -6, 10, बी के निर्देशांक दिए गए हैं 3, -8 और ये बिंदु पी के निर्देशांक दिए गए हैं आपके -4, 6। कह रहा है कि इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। हम मान लेते हैं अनुपात m1 और m2 है। हमको m1 और m2 का मान निकालना है। ठीक है। तो अंतः विभाजन का फार्मूला होता है, अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 और y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। या तो x से ही इसके अनुपात निकल सकते हैं या तो y से, किसी को एक को आप हल करेंगे m1 m2 का अनुपात निकल जाएगा। तो हम x का मान रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। यानी x से निकाल, x का मान कितना दिया गया -4, तो यहाँ पे -4 रख लेंगे बराबर m1 का मान नहीं पता, m1 लिख लेंगे। x2 का मान दिया गया, x2 का मान कितना है 3 है, 3 रख लेंगे प्लस m2 का मान नहीं पता है हमको, लेकिन x1 का मान कितना है -6 रख लेंगे बटा में m1 का मान नहीं पता, m1 प्लस m2 का मान हमको दोनों का पता नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -4 होगा बराबर 3 1 का 3 m1 प्लस ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा -6 m2 आ जाएगा बटे में क्या होगा m1 प्लस m2। इनका इसमें गुणा कर लेते हैं तिर्यक। जब ये तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या होगा -4 m1 प्लस m2 बराबर ये 3 m1 -6 m2। ठीक है। अब इसका गुणा कर लेते हैं, इसको -4 m1 -4 m2 बराबर 3 m1 -6 m2। अब m1 को एक तरफ कर लीजिए, m2 को एक तरफ कर लीजिए। अब इसको m1 को उधर कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 m1, ये प्लस है उधर जाएगा तो ये देखिए ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4 m1 हो जाएगा बराबर। इसको इधर कर लेते हैं, ये -4 m1, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6 m2। ठीक है। इतना तक समझ में। 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 m1 बराबर 6 में से 4 जाएगा तो 2 m2। m1 और m2 का अनुपात निकालना है तो m1 बटा में m2 बराबर हो जाएगा 2 बटा में 7, अर्थात अनुपात जो m1 अनुपाते m2 का आएगा 2 अनुपाते 7 आ जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। आप चाहे x का मान रख के सॉल्व कर सकते हैं, x का या y का मान रख के भी सॉल्व करेंगे तो यही आपका अनुपात आएगा। तो ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अब अगला सवाल है दूसरे का ग, दीर्घात समीकरण कौड़ी में 3x² माइनस 11x प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इनका मूल ज्ञात करना है तो इसको आइए सॉल्व करते हैं।
लिखा गया है कड़ी में 3x² माइनस 11x प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर 0। तो सबसे पहले अचर पद का गुणा x² के गुणांक के साथ करेंगे तो 8 कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होता है 3, 8 तरीके 24। यानी इस 24 का ऐसा दो गुणनखंड करें गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए। तो 8 तरीके 24, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे 3 कड़ी में 3x² माइनस 3x माइनस 8x प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर में क्या होगा 0 होगा। अब देखो आप 3 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से हम कड़ी में 3 कामन ले लेते हैं, कड़ी में 3x कामन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा। और यहाँ पे हम 3 को कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, एक कड़ी में 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, कड़ी में 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब यहाँ से माइनस 8 कामन ले लीजिए, यहाँ बचा x, माइनस प्लस माइनस होता है और यहाँ कड़ी में 3 हो गया बराबर में 0। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस कड़ी में 3 पहले कोष्टक में और दूसरे में आ जाएगा कड़ी में 3x माइनस 8 बराबर में 0। अब इनके शून्यक निकालना है तो x माइनस कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर आ जाएगा माइनस उधर जाएगा तो प्लस कड़ी में 3 आ जाएगा। दूसरा मान आ जाएगा कड़ी में 3x माइनस 8 बराबर में 0 है। अब उसको पक्षांतर कर लेते हैं इधर, तो कड़ी में 3x बराबर माइनस उधर जाएगा तो 8 प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 8 ये गुणे में इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा कड़ी में 3। तो आपके दोनों जो शून्यक आएंगे कड़ी में 3 और 8 कड़ी में 3 आएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 2 का घ। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे हम पहले हम इसको बायां पक्ष वाले को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। यानी LHS बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक है, अब जो ये काट ए स्क्वायर ए है इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो चेंज करेंगे तो tan में चेंज कर लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है 1 बटा tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा tan स्क्वायर ए आ जाएगा, एक से tan स्क्वायर ए में भाग करेंगे तो tan स्क्वायर ए बराबर जाएगा tan स्क्वायर ए अब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे तो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर ए प्लस 1 है, दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आया कितना tan स्क्वायर ए। अब हमारा LHS आ गया, LHS कितना आ गया tan स्क्वायर ए। अब आइए RHS को लेकर सॉल्व करते हैं। RHS दिया गया 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर। अब इसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं तो RHS हो गया, RHS बराबर 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस काट ए। अब इसको भी काट ए को चेंज कर लेंगे tan ए में, तो इसको चेंज कीजिए 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस 1 अपान tan ए हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए बटा में tan ए माइनस 1 बटा में tan ए होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अभी ये होल स्क्वायर, अरे tan ए ऊपर चला जाएगा इसके साथ गुणे में, तो 1 माइनस tan ए एक कोष्टक में हो जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा आपका tan ए हो जाएगा और बटे में हो जाएगा tan ए माइनस 1। ठीक है, का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब ऊपर देख रहे हैं आपकी 1 माइनस टेन ए है और नीचे क्या है, टेन ए माइनस वन है, यानी यहाँ पर ऊपर टेन ए बराबर जो मान है वो दिया गया, वो माइनस में दिया गया, नीचे दिया गया टेन ए का मान जो है प्लस में है। तो ऊपर क्या करते हैं, ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही ऊपर कॉमन ले लेंगे ये माइनस, और एक वाला क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा और टेन क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टेन ए बटे में हो जाएगा टेन ए माइनस वन का होल स्क्वायर। इतना तक समझ में है। अब ध्यान से देखिए, टेन ए बराबर ऊपर वाला भी प्लस हो गया और नीचे वाला भी टेन ए का मान प्लस में आ गया, और माइनस वन है, ये माइनस वन है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। अब आपका बचेगा क्या, बचेगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बचेगा। जब इसको विस्तार करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए। तो आपने LHS आपका क्या आया था, LHS आपका आया था टेन स्क्वायर ए, और RHS भी आपका क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ठीक है। इसको इस बार एक बार और इस सवाल को देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, यहाँ पे टेन जो यहाँ पे काट स्क्वायर ए दिया गया है इसको चेंज आप कर लीजिए, किसमें, टेन में चेंज कर लीजिए, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। एक बार LHS को लेकर सॉल्व कर दीजिए, एक बार RHS को लेकर सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का अंग। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 हो, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान अज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसके लिए माध्यक निकालने के लिए इससे पहले हमने एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। माध्यक के लिए आपको वर्ग अंतराल बारंबारता दी गई है, उसके लिए एक तीसरा कॉलम बनाएंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि बारंबारताओं का योग होता है संचयी बारंबारता, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो संचयी बारंबार ये हो जाएगा आपका 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में x जोड़ेंगे तो 7 प्लस x, और इसमें 12 जोड़ देंगे तो 19 प्लस x हो जाएगा। 19 में 17 जोड़ेंगे तो 36 प्लस x हो जाएगा। उसी प्रकार से 36 में 20 जोड़ेंगे तो 56 प्लस x हो जाएगा, और इसमें y जोड़ना है तो 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा। फिर 56 में 9 जोड़ेंगे तो ये 65 प्लस x प्लस y, और उसमें 65 में 7 जोड़ेंगे तो 72 प्लस x प्लस y हो जाएगा। उसके बाद 72 में 4 जोड़ेंगे 76 x प्लस वाई, और टोटल योग कितना दिया गया है, n बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n/2 निकाल लीजिए, n/2 आपका हो जाएगा 100 बटा में 2, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना है 50। अब 50 आपका कितन यानी जो माध्यक श्रेणी कौन सी होगी, 50 किस में आएगा, 36 प्लस 1 है या 56 प्लस 1 है, 50 किस में आने, इसमें आने की संभावना है। तो ये आपका जो हो जाएगा ये f हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला क्या होगा, CF हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका L हो जाएगा, और और आपका यहाँ से निम्नतम सीमा L हो गई। तब रख लीजिए जो जो दिया गया है, यानी 76 प्लस x प्लस y बराबर टोटल 100 दिया गया है। तो x प्लस y बराबर 100 प्लस इधर है तो माइनस आ जाएगा, तो ये 76, 100 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा 24, यानी x प्लस वाई बराबर आ गया 24। इसको आप समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो जो मान दिए गए हैं आप रख लीजिए। माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F इंटू H, यही फार्मूला होता है। L का मान कितना है आपका, L का मान यहाँ पे देखिए 500 है, F का मान 20 है, और CF का मान कितना है 36 प्लस x है, ठीक है। और H का मान क्या होगा, 500 और 600 में जो उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा का अंतर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए इस पर मान रख लेते हैं। तो एल का मान आपका दिया गया है 500 और माध्यक भी आपका दिया गया है। माध्यक आपका कितना दिया गया है 525। क्वेश्चन में दिया गया था ना माध्यक दिया गया था 525। यहाँ पे 525 लिख लीजिए, बराबर हो जाएगा प्लस n/2 का मान दिया गया 50 और माइनस CF का मान कितना दिया गया है 36 + 1, यहाँ 36 + 1 और F का मान कितना दिया गया है 20 रख लीजिए। अब गुणे यानी H का मान दिया गया है 100 हो जाएगा। अब आगे देखिए, हम इतना रख लिए हम लोग, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 525 - 500 बराबर, इसको काट लीजिए 20 × 5 = 100, ये हो जाएगा 50 - 36 और -1 गुणे 5, यानी 525 में से 500 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बराबर हो जाएगा 50 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा। 14 - 1 अब गुणे कितना है 5, ये 5 भाग गुणे में इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना 25 भागे 5 बराबर 14 - 1, 5 से काटेंगे 5 बार तो 5 बराबर 14 - 1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी 14 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 9। तो हमारा समीकरण क्या था x + y = 24। तो इसका हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए तो x + y बराबर कितना दिया गया 24, x का मान आया 9 + y बराबर कितना आ जाएगा 24, y बराबर आ जाएगा 24 - 9 बराबर 15, यानी y का मान कितना आ गया 15 आ गया। यही क्या होगा हमारा x का मान 9, y का मान 15 आ गया, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, सवाल को एक बार पुनः देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चार नंबर का जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका अंतिम ये प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इनका अब हमको क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। माध्य निकालने के लिए हम वर्ग अंतराल, बारंबारता दी गई है, अब इसके तीसरा एक कॉलम होगा मध्यमान। मध्यमान हम क्या वर्ग अंतराल जो दिया होगा इन उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। 10 में 0 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का आधा क्या होता है 5, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। 20 और 10 जोड़ेंगे 30 का आधा 15, 15 में 10 जोड़ दीजिए 25, 25 में 10 जोड़िए 35 और 35 में 10 जोड़ दीजिए 45, यानी ये आपका आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं, यानी बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल यहाँ पे लिखा जाता है, इसको f(x) कहते हैं, f × x। 8 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा आपका 40 होगा। 12 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना होगा 180 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 का गुणा 25 में करेंगे तो 250 हो जाएगा। 11 का गुणा 35 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 385 आ जाएगा और 9 का गुणा 45 में करेंगे तो 405 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको आप जोड़ेंगे तो ये होगा आपका सिग्मा f(x) बराबर, इसको जब आप जोड़ते हैं तो ये टोटल आपका आएगा 1260। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, ये आपका सिग्मा f कहलाएगा। सिग्मा f बराबर आपका, इसको जब आप जोड़ते हैं तो ये टोटल आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा f(x) बटा में सिग्मा f। सिग्मा f(x) का मान कितना है 1260 बटा में, और सिग्मा f का मान कितना है 50 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से करेंगे भाग तो 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 25, अब 1 बचा तब 10 में बढ़ाएंगे तो 5 दूना 10, यानी जो हमारा माध्य आ गया वो कितना आ गया 25, 10, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा।
ठीक है। माध्यम माध्यिका से सवाल जरूर आपको परीक्षाओं में पूछेंगे। इन सभी प्रश्नों को एक बार आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं जो 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। 6 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। टोटल 6 प्रश्न दिए रहते हैं। 6 में 3 आपको करने रहते हैं। तो उन प्रश्नों को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों के पास आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइए और इसको सॉल्व करते जाइए। आप देखिए कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पा रहे हैं। अगर बोर्ड की परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं 6 नंबर वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर, ठीक है। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा संपूर्ण पृष्ठ क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमको दे दिया गया है तिर्यक ऊंचाई दे दी गई है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया गया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या दे होती है, देखिए आपका ये शंकु है, ये इसका आधार है, ये त्रिज्या है और इसको ऊंचाई कहते हैं। ये हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई दे दी गई 13 और हमसे त्रिज्या पूछा गया है। तो शंकु का लिखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, पाई आर एल प्लस, और आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, एक वृत्त है, सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया शंकु का, 90 पाई, बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस आर, ठीक है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 90 बराबर आर इंटू एल का मान कितना दिया गया, एल का मान दिया गया 13 प्लस आर, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे अंदर, ये 90 बराबर आर का गुणा करेंगे तो 13 आर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो 90 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर प्लस 13 आर, यहाँ से आ जाएगा तो माइनस 90 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इसका गुणा करेंगे, 90 कम 90 का ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पर 90 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 13 आ जाए। तो 18 पच्चे क्या होता है, 18 और 5, 18 पच्चे 90 होता है, 18 में से 5 जाएगा तो 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 18 एक्स माइनस 5, एक्स नहीं यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है, आर है तो आर, यहाँ पे आर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक, माइनस 90 बराबर में 0। इसमें कॉमन क्या मिला, आर कॉमन ले लीजिए, आर प्लस 18, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, आर माइनस 18 हो जाएगा, 18 पच्चीस 90 होता है, बराबर में 0, यानी आर प्लस 18 और एक क्वेश्चन में हो जाएगा आर माइनस 5 बराबर में 0। अब इनका मान निकाल लीजिए, आर प्लस 18 बराबर क्या होगा 0, आर बराबर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 18, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 5। तो त्रिज्या माइनस में होती नहीं है, तो यानी हमारा आर का मान क्या हो जाएगा 5, यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं 6 नंबर वाले में, या तो ये करना रहता है या तो दोनों हम उन लोगों को सॉल्व कर लेते हैं।
ये क्वेश्चन दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी जो एक ठोस है अर्धगोला पर खड़ा है, किस पर? अर्धगोला पर। ये हमारा अर्धगोला है और ये शंकु के आकार का है, ऐसे शंकु इस पर जैसे बना है। जिनकी त्रिज्या है, इनकी त्रिज्या दी गई है कितना? 3 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई दे दी गई है, शंकु की ऊंचाई ये दे दी गई है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और कह रहे इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो पाई के पदों में क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, प्लस इस जो अर्धगोला दिया गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इन दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो इस पूरी ठोस आकृति का क्या हमको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? पाई आर एल होता है। तो तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तिर्यक ऊंचाई दी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? एल बराबर कणी के अंदर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का मान कितना दिया गया है? 5। तो लिखेंगे एच का मान कितना दिया है? 5 नहीं, कितना दिया है? 4 दिया है। कितना है? 4। तो 4 का वर्ग प्लस आर कितना है? 3, 3 का वर्ग हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कणी में 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। यानी हमारा एल का मान आ गया। अब लिखेंगे संपूर्ण ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, यानी पाई आर कॉमन हो जाएगा। यहाँ से अब बचेगा एल, यहाँ क्या बचा? प्लस 2 आर कॉमन हो गया, 2 आर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जिनके मान दिए गए हैं रख लीजिए, यानी पाई के पद में निकालना है हमको मान, तो पाई को रहने दीजिए। आर का मान दिया गया था कितना? 3 दिया गया था और एल निकालें कितना आया था? 5 आया था। एल का मान है ना 5 सेंटीमीटर, तो इसको रख लीजिए। 5 प्लस 2 गुणे ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका 3 पाई गुणे अब ये 5 और 2 3 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 पाई गुणे 6 5 11 हो जाएगा। 11 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 33 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या होगा? संपूर्ण इस ठोस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है, त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर है के चाप PQ यानी चाप PQ तथा AB है। एक चाप PQ है और एक चाप AB है। यदि कोण POQ बराबर 30 डिग्री, यानी POQ ये वाला कोण जो आपको दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस आकृति को ध्यान से आप लोग देखिए, यानी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम पूरे का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दें और उसमें से छोटे वाले त्रिज्यखंड को अगर माइनस कर लेते हैं तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, छायांकित भाग
का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यानी त्रिज्यखंड ओ क्यू पी ओ का क्षेत्रफल माइनस हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड ओ बी ए ओ का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब त्रिज्यखंड ओ क्यू पी ओ का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्या होता है, थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 ये R1 कर लेते हैं इंटू पाई R2 का स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री है। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री बटा 360 होगा। बड़े वाले के लिए त्रिज्या कितनी दी गई है, बड़े वाले के लिए 7 है, तो यानी पाई के पद में पाई ही रहेगा। त्रिज्या दी गई है 7 इंटू 7 हो जाएगा माइनस, इसके लिए थीटा 30 ही है बटा में 360 गुणे पाई रहने दीजिए, R2 का मान दिया है 3.5, तो गुणे 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 35/10 लिख सकते हैं। 10 हटा के नीचे 0 बढ़ा लीजिए, 35/10 35/10। इतना तक समझ में है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 3 से काटेंगे 12 बार में, तो 7 सते 49 हो जाएगा। तो ये और इसको काट लीजिए 0 से 0 3 12 बार, 5 से काटेंगे 5 सते 35 5 दूनी 10 5 सते 35 5 दूनी 10। इस अब ये ऊपर कितना आया, 7 सते 49 पाई बटे में 12 आया माइनस इधर कितना आया 7 सते 49 पाई बटे में 12 दूनी 24 दूना 48, कितना आ गया 48 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 और 48 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। 12 से 48 में भाग करेंगे 4 बार, 4 का गुणा करना है, 4 9 36 को 6 4 चौको 16 3 19 पाई माइनस 48 ये 49 हो जाएगा पाई बराबर आ जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, 16 में से 9 जाएगा तो 7 और यहाँ बचा 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 1 बटे में पाई है 48। अब यहाँ पाई का मान रख दीजिए 147 48 हो जाएगा, गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 22/7, 2 से 11 बार में 2 से 24 बार में, 7 से काट लीजिए, 7 दूनी 14 7 एकम 7 गुणा कर लीजिए, 11 एकम 11 11 दूनी 22 1 23 बटा में 24। अब इससे 24 से भाग करेंगे तो ये कितना आपका आएगा 9.6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार अब अगला क्वेश्चन है उसी का अथवा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन देने, दोनों में से एक को आपको सॉल्व करना रहता है, तो दोनों हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। अब इसी प्रकार के आपके सवाल आएंगे, जो आपको आता रहेगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल अज्ञात करना है। यानी एक वृत्त है, देखिए ये वृत्त बना लीजिए आप, यानी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी दी गई 21 सेंटीमीटर और चाप इस कितना है, यानी 60 डिग्री का कोण बना रहा है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, ये चाप द्वारा त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल अज्ञात कीजिए। यानी एक बार हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अज्ञात करना है संपूर्ण, और एक बार हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले जो दिया है उसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं। हमसे पूछा क्या है
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री दी गई। ये हमारा क्या है, वृत्तखंड है। और ये थीटा कितना दिया गया है, 60, 60 बटा में 360 गुणे पाई का मान होता है 22 बटा में 7, और आर कितना दिया गया है, 21 गुणे 21। इसको काटेंगे 6 बार में, 7 त्रिके 21, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो गया। अब ये कट गया, अब इसको 2 से काट लीजिए 11 बार में, 11 का गुणा कर लीजिए 21 में, तो 11 कम 11 को 1, 11 दूनी 22 1 23, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 231 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे पूछा किसका है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो आइए इसको दूसरा, ये पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे पार्ट को मैं लिखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर लेते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 231 आ ही गया है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये त्रिभुज हमारा कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कोणी में 3 बटा 4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 21, तो 21 गुणे 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 231 माइनस 21 गुणे 21 कितना होता है, 441, अब गुणे कणी में 3 बटे में 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आप कर लीजिए, 231 का लसा ले लीजिए, लसा लेंगे तो कितना आएगा, लसा लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 से 4 हम भाग करेंगे तो इसमें आ जाएगा 4 1 का 4, 4 3 12 को 2 और 4 दूनी 8 1 9 माइनस 441 कोणी में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 924 माइनस 441 गुणे कणी में 3 का मान रखेंगे 1.732 बटे में क्या हो जाएगा 4, 924 माइनस इसका गुणा अब करेंगे तो आपका आएगा 763.812 आ जाएगा, अब बटे में 4 हो जाएगा। अब इसमें से 924 में से 763.812 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 160.188 आ जाएगा। अब इसको 4 से आप भाग कर लीजिए, भाग करेंगे तो आएगा 40.047 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को एक बार पुनः देख लीजिए। सबसे पहले आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360, थीटा का मान दिया है, इस पर सॉल्व कर लेंगे 231 वर्ग सेंटीमीटर, अब आ गया। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमारा त्रिज्यखंड, ये हमारा वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया है, एक बार अच्छे से इसको आप लोग देख लीजिए। अब अगला सवाल है, ऊंचाई दूरी से संबंधित है। पूछा गया है सवाल में, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक 60 मीटर ऊंची मीनार है, क्या है, एक 60 मीटर, इस मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है, 60 मीटर दी गई है। जब इसको एक भवन के छत को देखा जा रहा है तो इसका जो अवनमन कोण आ रहा है, यानी कोई एक भवन है, ये इसको भवन की छत को देखा जा रहा है तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है,
45 डिग्री का, कितना 45 डिग्री का। लेकिन जब इसके आधार को देखा जा रहा है तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि इस भवन की ऊंचाई कितनी होगी और इस मीनार से इस भवन की दूरी कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो ये देखिए ये 45 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये पूरा 60 है तो ये हमारा पूरा 60 हो जाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो भवन से मीनार की दूरी है कितनी है, 100 मीटर है। तो ये 100 मीटर होगा तो ये भी 100 मीटर होगा, दोनों दूरियाँ सेम है। और ऊंचाई हम मान लेते हैं मीनार की कितनी है, h है। इतना तक आप लोगों को समझ में है। चित्र अगर बन गया तो समझिए सवाल लग जाएगा। इस सवाल में ऊंचाई दूरी में क्या है, चित्र ही सबसे महत्वपूर्ण है। और इस चित्र को देख लीजिए, कह रहा है सवाल में 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। चोटी से एक मकान के, यानी चोटी से एक मकान को देखा कि छत को देखा जा रहा है तो वो 45 डिग्री का अनुमान कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। तो ये 45 हो जाएगा। कह रहा है कि यानी जब इसके आधार को देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का अनुमान कोण बन रहा है, तो ये 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि इस भवन की जो ऊंचाई कितनी होगी और वो भवन मीनार से कितनी दूरी पर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। हम सबसे पहले त्रिभुज ए ई डी को ले लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी में ये आधार है और ये हमारा क्या है, लंब है। तो आधार और लंब किस में होता है, tan में होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है, ए ई है और आधार क्या है, डी ई है। ठीक है, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। ए ई का मान क्या होगा, यानी पूरी दूरी ए बी की दूरी दी गई है 60 और डी से ई तक की, डी से जो सी तक की दूरी है एच है। अगर हम पूरे यानी 60 में से एच घटा देंगे तो हमारी ए ई आ जाएगी, नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 60 माइनस एच लिख सकते हैं, ए ई की दूरी। और डी ई की दूरी कितनी दी गई है, एक्स। तभी इसको पक्षांतर कर ले, गुणा कर लीजिए इसके साथ। एक्स बराबर कितना आ गया, 60 माइनस एच। अब इसको हम समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। अब त्रिभुज इसमें इसको लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ये पूरा हमारा लंब है और ये आधार है। तो tan कितना आ जाएगा, 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटा आधार। लंब क्या है, ए बी है और आधार क्या है, बी सी है। ठीक है, तो ए बी का मान कितना दिया गया है, ए बी का मान दिया गया है टोटल 60 बटे में बी सी का मान दिया गया है x। और ये tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर 60 बटा में x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, या आप समीकरण 1 से x का मान भी रख सकते हैं। x का मान कितना, 60 माइनस एच, यहाँ से रख लीजिए। तो कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर क्या दिया गया था, 60 माइनस एच, यहाँ रख लीजिए। रखेंगे तो ये आ जाएगा 60, यहाँ 60 माइनस एच हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, यहाँ से गुणा करेंगे तो कड़ी में 3, 60 माइनस एच बराबर में 60। अब इसको इधर भेजते हैं पक्षांतर, ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 60 माइनस एच बराबर 60 बटे में कड़ी में 3। अब इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, ऊपर कड़ी में 3 और नीचे भी कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 माइनस एच बराबर 60 कड़ी में 3 बटा में कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे, 3 से ये 20 बार में कट जाएगा, यानी 60 माइनस एच बराबर 20 कड़ी में 3 आ जाएगा। अब एच उधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा 60, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 20 कड़ी में 3 बराबर एच। ये हमारा एच का मान आ गया। एच का मान कितना आ गया, 60 माइनस 20 कड़ी में 3, एच का मान आ गया।
या h का मान, और इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 20 कॉमन मिल जाएगा। जैसे ही 20 कॉमन लेंगे तो 20 चाहे 60 हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा बराबर h की वैल्यू आ गई, यानी हम मकान की ऊंचाई आ गई। अब हमसे पूछा है कि जो मीनार से मकान कितनी दूर पर है, x का मान, तो अब लिखेंगे h का मान समीकरण एक में रख दीजिए। रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर आ जाएगा 60 माइनस h का मान कितना आया है 60 माइनस 20 कड़ी में 3 आया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 60 माइनस 60 प्लस 20 कड़ी में 3, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20 कड़ी में 3। यानी मीनार से मकान के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 20 कड़ी में 3, और मकान की जो ऊंचाई कितनी है 20 अंडर रूट 3 माइनस कड़ी में 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः इसको देख लीजिए। अगला सवाल है, यानी ऊंचाई दूरी से दो सवाल आते हैं, दोनों में से एक को आपको करना रहता है, एक अथवा करके दिया रहता है, दोनों में से आप जो आता है उस कर सकते हैं। तो दोनों को हम सॉल्व करा दे रहे हैं। इसमें कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से ठीक पीछे हों तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी अज्ञात करना है। 75 मीटर दी गई है। कह रहा है जब एक जहाज़ को देख रहा है ऊपर से, तो एक जहाज़ का जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और कुछ देर बाद जब वो देख रहा है एक जहाज़ को, तो उसका जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। और दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हैं। तो ये मान लेते हैं A है, ये हमारा B है, और ये C और ये D है। तो ये आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 45 हो जाएगा। कह रहा है कि इनकी बीच की दूरी कितनी है, यही हमको अज्ञात करना है। तो इसकी x मान लेते हैं, इसकी y मान लेते हैं। तो अब पहले त्रिभुज के ले लेते हैं। त्रिभुज DCB में लिखेंगे त्रिभुज DEB में ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। tan 45 डिग्री बराबर कितना दिया गया है, लंब कितना है DC बटे में, ये आपका C है, ये C है, क्या है DCB में, ये आपका C है, E नहीं है। ठीक है ना। DC बटा में क्या होगा BC, ये 45, DC का मान कितना है 75, BC का मान क्या है x है। तो x बराबर कितना आ गया 75 मीटर, x का मान आ गया। अब बड़े वाले त्रिभुज के ले लीजिए। त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज DCA में, त्रिभुज DCA में। अब इस त्रिभुज DCA में लेंगे तो क्या होगा, यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है DC है और आधार क्या है AC है। तो AC किससे मिलकर बना है, A प्लस AB और BC को जोड़ेंगे तो AC का मान आ जाएगा। तो यह tan 30 का मान होता है 1/3 में 3 बराबर DC का मान DC का मान 75 और AC का मान है y प्लस x हो जाएगा। 1/3 में 3 बराबर 75 बटा में y, x का मान आया, x का मान कितना है 75 कर लीजिए। फिर ये गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका y प्लस 75 बराबर हो जाएगा 75 कड़ी में 3, तो y बराबर हो जाएगा 75 कड़ी में 3 माइनस 75,
अब यहाँ से 75 कॉमन ले लीजिए, तो कौनी में 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, y का मान, अब इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर होगा 75 गुणे, कौनी में 3 का मान होता है 1.73, 2 माइनस 1, आगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो बराबर ये 75 और गुणे हो जाएगा 0.732। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 54.9 मीटर। यानी दोनों जहाज़ों की जो दूरी है, एक 54.9 है और एक की कितनी है, 75 है। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए इसको पुनः। अब अगला सवाल आता है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। ऐसा ये भी आपको 6 नंबरों में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है 5x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 7/4। ये समीकरण 1 है। और ये 7, ये दिया गया है 6x-1 माइनस 2/y-2 बराबर में 1/2 दिया गया है। तो दोनों में समीकरणों को ध्यान से देखिए, इसमें भी x-1 y-2 है, इसमें भी x-1 y-2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना 1/x-1 बराबर a और 1/y-2 बराबर b मान लेंगे। तब इसको हम समीकरण बनाइए, 5 गुणे 1/x-1 लिखा जा सकता है, प्लस इसको भी लिखेंगे 1 गुणे y-2 बराबर 7/4। जब इसके स्थान पे हम a लिखेंगे तो 5a हो जाएगा, प्लस इसके स्थान पे b लिखेंगे तो ये b हो जाएगा बराबर 7/4 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो 4 पछे 20a प्लस 4b बराबर 7। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम करते हैं तो ये होगा हमारा 6 गुणे 1/x-1 माइनस 2 गुणे 1/y-2 बराबर 1/2 हो जाएगा। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ये 6 कितने बराबर a लिखें, 6a हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब 2 को इधर गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12a माइनस 2 दूनी 4b बराबर 1। समीकरण ये क्या होगा, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे b का मान 4 है, b का गुणांक 4 है प्लस 4, और b का यहाँ -4 है। तो हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20a प्लस 4b बराबर 7, और समीकरण 2 क्या है, 12a माइनस 4b बराबर 1। जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, और 20 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32a बराबर 7 1 8। यहाँ से a का मान निकलेंगे, a बराबर 8/32, 8 कम 8, 8 चौको 32। a का मान कितना आ गया, 1/4। अब a का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है, 20a प्लस 4b बराबर 7। तो a का मान आपका क्या आया है, 1/4। तो 20 गुणे 1/4 प्लस 4b बराबर 7, 4 पछे 20, यानी 5 प्लस 4b बराबर 7 हो जाएगा। प्लस उधर जाएगा, प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4b बराबर होगा 7 माइनस 5। यहाँ से b का मान हो जाएगा, 7 में से 5 जाए 2, और ये गुणे में इधर जाएगा तो भागे में 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी b का मान कितना आ गया, 1/2। a का मान आया है 1/4 और b का मान क्या है, 1/2। अब हमने जो माना था कि x 1/x माइनस a बराबर है, अब इसमें रख देंगे। रखेंगे तो 1/x-1 बराबर a माने थे, a का मान आया है 1/4। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 4 1 कम 4 बराबर x-1, माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, 4 प्लस 1
बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे हम माने थे 1/y-2 बराबर b, तो b का मान आया 1/2, इसमें रख लीजिए y-2 बराबर 1/2, तो y-2 बराबर 2 हो जाएगा, और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर -2, आप इधर जाएगा तो प्लस 2 2 4 हो जाएगा, यानी x का मान आया 5, y का मान आया 4। इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये 6 नंबरों में आता है आपका ये प्रश्न, एक बार दोबारा देख लीजिए। जब भी इस प्रकार के सवाल रहे तो यानी इन जो दोनों के में कॉमन दिखाई दे, दोनों संख्या दिखाई दे, उसके बराबर कोई भी एक चर राशि मान लेंगे, यानी रैखिक समीकरण बना के हल कर लेंगे। ठीक है, देख लीजिए। अब आते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर के में आते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक नाव के स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा की दिशा में 2 यानी 22 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 15 किमी 5 घंटे में जा सकती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों में चलने में उसको 5 घंटे लग रहे हैं। धारा की दिशा में जा रही है 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में जा रही है 5 किलोमीटर। तो पूछा कि हमके धारा की चाल क्या होगी। जब भी इस प्रकार के सवाल रहे हैं तो जब भी धारा की दिशा में जाएंगे, मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं और धारा भी इधर ही बह रही है, तो आपकी जो सापेक्ष चाल होगी यानी x प्लस वाई, यानी दोनों चालों का योग हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं और धारा इधर बह रही है, तो आप दोनों चालों का क्या होता है, अंतर हो जाता है। इतनी बात आप इस प्रकार के सवालों में ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। आइए आपका जो सवाल कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना धारा की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और स्थिर जल में नाव की चाल कितना दिया गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों चालों का क्या होगा, योगफल हो जाएगा। तो लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, दोनों चालों का योगफल यानी 8 + x हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तक समझ में आया। अगर वही विपरीत दिशा में जाएंगे यानी धारा के विपरीत में, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, यानी अंतर हो जाएगा, चालों का अंतर, यानी क्या हो जाएगा, 8 - x हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तक समझ में आया। अब समय निकाल लेते हैं। धारा की दिशा में नाव द्वारा लगा समय, धारा की दिशा में नाव द्वारा लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी दी गई है, दूरी धारा की दिशा में जा रहा है 22 किलोमीटर, कितना जा रहा है 22, और धारा की दिशा में चाल कितनी है 8 + x, इतना समय लगेगा, इतना घंटा। ठीक है, और वही धारा की विपरीत दिशा में कितना, अब निकाल लीजिए समय लगा। धारा की विपरीत दिशा में नाव द्वारा लगा समय बराबर कितना होगा, धारा विपरीत दिशा में दूरी कितना 15 चल रहा है और चाल कितनी है 8 - x है, 8 - x घंटा। कह रहा है कि दोनों में आने और जाने में टोटल समय कितना लग रहा है 5 घंटा। तो दोनों समय को जोड़ लेते हैं। कुल लगा समय बराबर, कुल लगा समय बराबर 22/8 + x + 15/8 - x। कुल समय कितना लगा है 5 लगा है,
तो यानी 22/8 + 1 + 15 8 - x बराबर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 8 + x और क्या आएगा 8 - x। 8 + x से भाग करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा 8 - x, तो यानी 22 8 - x और प्लस 8 इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 15। 15 का गुणा 8 + x में कर लेंगे बराबर में 5। ठीक है, गुणा कर लीजिए। 8 दूनी 16 को 6, 8 दूनी 16 1 17। अब 22 का गुणा करेंगे तो -22 x प्लस 15/8 120 होता है और प्लस कितना हो जाएगा 15 x हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा, अब इसका गुणा कर देखिए a + b a - b है तो a क्या होता है फार्मूला a² - b²। इसको क्या लिख देंगे 8 का वर्ग 64 अब माइनस x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बराबर में दिया गया 5। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो 120 और 176 जोड़ेंगे तो कितना होगा 296। -22x में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा -7x बचेगा बराबर, ये भागे उधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, तो 5 के साथ गुणा कर लीजिए। 5 को 20 को 0, अब 5 का 30, 30 2 32 और -5x²। इतना तक समझ में आया। अब इसको हम इधर लाते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आएगा, होगा क्या माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5x²। अब इसको 5x² और ये -7x और ये -320 और ये प्लस कितना है 296 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना तक समझ में आया। इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको घटाएंगे तो 5x² -7x तो रहेगा ही, 320 ये माइनस है और ये प्लस है तो घटाएंगे तो ये -24 आ जाएगा बराबर में 0। अब ये हमारा दीर्घा समीकरण बन गया। दीर्घा समीकरण को हल कैसे करते हैं, 24 का गुणा 5 में करेंगे तो 120 आएगा। कितना 120 आएगा। 120 का ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पे 120 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, तो यानी 15/8 120, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए 5x² -15x + 8x -24 बराबर में 0। ठीक है, इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, 5x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे बचेगा x -3 और ये +8 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे x -3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। अब x -3 आ गया और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 5x + 8 बराबर 0। अब इसको हल कर लीजिए। x -3 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा +3। दूसरे को हल करेंगे तो 5x + 8 बराबर 0, तो 5x बराबर प्लस उधर जाएगा तो -8, x बराबर -8/5। तो चाल कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी धारा की चाल आ जाएगी, धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का हमारा ये आंसर होगा। एक बार पुनः इस सवाल को देख लीजिए आप लोग। इस प्रकार से हमने पूरा कंप्लीट आप लोगों का जो कक्षा 10 का मैथ था, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उस आधार पर हमने जो मॉडल पेपर आप लोगों को तैयार करके दिया, सॉल्व कराया, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनका भी 1 मार्च को बोर्ड का एग्ज़ाम है, इस वीडियो को देखकर ही परीक्षा देने जाएं, क्योंकि इस वीडियो से लगभग 60+ नंबर आप आसानी से कर सकते हैं। जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बस आप अभ्यास करके जाइएगा, उससे उसी प्रकार के टाइप अंक बदल सकते हैं, लेकिन जो टाइप क्वेश्चन का टाइप है, प्रकार है, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा
तो हम मैराथन साइंस का भी कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।